प्रेमचंद सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही थे। मुंशी प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से हमारे समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के कारण तिरस्कार और मानवीय अधिकारों से वंचित लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बखूबी बयां किया है। आइए सुनते हैं ठाकुर का कुआं। इसके दो मुख्य पात्र हैं, जोखू और उसकी पत्नी गंगी। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बुदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बुदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बुदबू कैसी? उसने लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बुदबू थी। सोचा, जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। और साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो जानती थी, पर यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कहा, दूसरा पानी कहां से लाएगी? पत्नी बोली, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? जोखू ने कहा, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक की पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वारे पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बुदबुदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा, न मौका। हाँ, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी कि कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता तो कोई 100। यहां बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। जगत मीन्स कुएं का जो अपर पोर्शन होता है। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। सोचने लगी,
हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी तो इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गरडिये की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जुआ चलता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हां, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं कोई देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। सोचती, कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने बेगारने दी थी। और उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। तभी कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आती हैं। इनमें आपस में बात हो रही है। एक कहती है, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे हैं नहीं। दूसरी कहती है, हम लोगों को आराम से बैठे देख जैसे मर्दों को जलन होती है। पहली कहती है, हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। पहली बोलती है, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं? दूसरी कहती है, मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहां काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा कर लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए कोई माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। उसने अंत में देवताओं को याद करके कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं से मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शोजर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे भयानक ना होगा।
गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर ने कहा, कौन है, कौन है? यह पुकारते हुए वह कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। गंगी घर पहुंचती है और घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है, वही मैला गंदा पानी पी रहा है।